हेलो बच्चों, मेरा नाम है श्याम श्रीवास्तव और मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा पूरा फोकस थ्योरी से न्यूमेरिकल सिखाने पर नहीं, न्यूमेरिकल से थ्योरी सिखाने पर रहेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर हमने लिया है क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज की। तो क्लास 12th बोर्ड में इस चैप्टर से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम नीट एग्जाम में बात करें तो नीट एग्जाम में यहां से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ और भी बातें हैं जो जान लेनी जरूरी है, जैसे जैसे क्लास 12th में भी क्लास 11th की तरह 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम अगर बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और ये 8 चैप्टर्स फिजिक्स के जिस ब्रांच में आते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये चार्ज की स्टडी होती है। इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। अब यहां से हमें यह सोचना है कि अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो 2 सिचुएशन में उसकी स्टडी कर सकते हैं। एक तो या तो वो मोशन में हो और दूसरा या तो वो रेस्ट पे हो। तो जब हम चार्ज की स्टडी कर रहे होते हैं और उसके रेस्ट वाले एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब बिल्कुल इसके नाम से क्लियर है, जैसे इलेक्ट्रो का मतलब या इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड है और स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, तो रुके हुए चार्ज की स्टडी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। और जब हम इसके मोशन वाले एस्पेक्ट की बात करेंगे कि जब चार्ज मोशन में होगा, तो जब चार्ज मोशन में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये भी इसके नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और चार्ज क्या है? डायनेमिक है, ठीक है, मतलब वो चल रहा है या मोशन में है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये 2 चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ होगा? तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की स्टडी है और हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर कोई चार्ज रुका होता है तो वो अपने चारों तरफ अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है, दिखाता है या अपने प्रेजेंस को दिखाता है, और वो जितने स्पेस में अपने इन्फ्लुएंस या प्रेजेंस को दिखा पाता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर हम एक मैग्नेट प्लेस कर दें, ठीक है, कहीं पर कोई मैग्नेट रख दें तो वो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, और अगर उस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आओगे तो ये पहले वाला मैग्नेट क्या करेगा? उसको या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या तो रिपल करेगा, दूर भगाएगा। ये 2 चीजें हो सकती हैं। तो जिस फील्ड में आने पर, ठीक है, दूसरा वाला मैग्नेट इंटरेक्शन फील करने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से अगर चार्ज है तो चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जो पहला चैप्टर आता है वो पहला चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इससे बनी हुई फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रखेंगे कहाँ या उसको स्टोर करने वाले डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज को जो स्टोर करने वाली डिवाइस होती है उसका नाम होता है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का मतलब कि जो फैन में कंडेंसर लगा होता है सेल की तरह व्हाइट कलर का, उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है, जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो अगला जो चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस मतलब कि उस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है ये। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन होता है, ठीक है। चार्ज को रखने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन किया जाता है। अब हम आते हैं मोशन वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो मोशन वाले एस्पेक्ट पे देखो यहाँ पर भी 2 केस और बनेगा। जैसे
जैसे मान लो हमने मोशन तो कंसीडर कर लिया, लेकिन मोशन दो तरह से हो सकता है ना। एक, जब इसका एक्सीलरेशन जीरो हो, तो जब एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब मोशन कैसा है, इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो जरा सोचो कि चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कहां करेगा। चार्ज रोड पे तो चलेगा नहीं, ठीक है, किसी ना किसी वायर के अंदर चलेगा चार्ज। और चार्ज जब किसी वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर चलेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। क्योंकि क्लास 10th में ही हमें पढ़ाया जाता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो यहाँ पे तीसरा चैप्टर आता है, ठीक है, वो तीसरा चैप्टर है करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अब जब किसी वायर में करंट फ्लो कर गया, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसका मतलब कि जो चौथा चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पे मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस। और चार्ज के मूव करने की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से चार चैप्टर पूरे हो गए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो बस चार्ज के मूव करने की वजह से ही होगी और किसी वजह से नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लें या कोई मैग्नेट लें, तो उसके चारों तरफ भी तो मैग्नेटिज्म बनेगी या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जो अगला चैप्टर यहाँ पे आता है, पांचवा चैप्टर, ठीक है, वो हो जाता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस तरह से ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं छठवें चैप्टर की। छठवां चैप्टर जो है वो एप्लीकेशन होता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है EMI। ठीक है, ये 6th चैप्टर है। और एक और एप्लीकेशन का चैप्टर है, वो है अल्टरनेटिंग करंट, ये 7वां चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरह से जब एक्सीलरेशन जीरो था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, या कह सकते हो जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, तो हम लोग इतने चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो टोटल अभी कितने चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर्स हो गए। अब मोशन वाले में एक और एस्पेक्ट, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो ना हो तो क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन जीरो ना हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। ठीक है, तो जब जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड होता है, या जब उसकी वेलोसिटी या तो घट रही होती है या तो बढ़ रही होती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में, तो यहाँ पे उस सिचुएशन में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये 8वां चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि जब एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा ना, एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करता है, ये एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, एनर्जी रेडिएट करता है, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में रेडिएट करता है, तो ये एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से 8वां चैप्टर आ जाता है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैसे बहुत छोटा सा होता है, और इसका मास अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, अब अगर इस छोटे से इलेक्ट्रॉन को हम बहुत धीरे से फोर्स लगा दें, मान लो हमने 1 न्यूटन से ऐसे मार दिया, ठीक है, तो जैसे हम इसको 1 न्यूटन से मारेंगे, तो जरा इसके एक्सीलरेशन के बारे में सोचो, इसके एक्सीलरेशन के बारे में सोचो। हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला F/m, ठीक है, फोर्स कितना 1 है, 1 न्यूटन है, ये हो गया 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। अब ये जो आएगा ना, ये 1.1 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर 30 हो जाएगा। एक जीरो हमने इसको दे दिया, हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे अब तुम देखो ये 10 पावर 30 रेंज आ गया। ठीक है, ये तो बस इसका एक्सीलरेशन है। ठीक है, जबकि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 पावर 8, और इसका एक्सीलरेशन कितना है, 10 पावर 30, 10 पावर 30 केवल एक्सीलरेशन है। अब इसके स्पीड के बारे में सोचो,
ठीक है, कि स्पीड कितनी ज्यादा होगी जिसका एक्सीलरेशन इतना है। एक्सीलरेशन का मतलब कि 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है। सोचो 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 20 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जब ये एक्सीलरेटेड होता है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है, लेकिन साथ में एनर्जी रेडिएट करने लगता है। ठीक है, इसके चारों तरफ एनर्जी निकलती है, या कह सकते हो कलर्स के फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है। ठीक है, कलर का मतलब कि लाइट या हीट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होती है जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, मतलब लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो आई होप यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, उसमें 8 चैप्टर्स हैं, वो 8 चैप्टर्स एक दूसरे से किस तरह से इंटर कनेक्टेड हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद शुरुआत तो हम चार्ज से ही करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं चार्ज से। एक तो चार्ज का डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लो अगर हम बात करें मास की, ठीक है, हमें क्लास 11th में मास के बारे में पढ़ाया जाता है डिटेल में, क्लास 12th में हमें उसी तरह से चार्ज के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास 11th 12th में एक रिलेशन ये है, सीधा सीधा समझ सकते हो कि क्लास 11th में हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, और क्लास 12th में हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे चार्ज के बारे में, लाइट के बारे में, और लास्ट में जाते जाते चार्ज और लाइट का एक कंबाइंड इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर लो कि क्लास 12 के लिए पढ़ने के लिए इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमेजिनेशन एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज के बारे में हम बताने जा रहे थे। तो चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जिस तरह से मास भी किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो अगर ये एक बॉडी है तो क्या इसके पास मास है? बिल्कुल है। तो मास इस बॉडी की प्रॉपर्टी है। जिस तरह से इसका कलर ब्लैक है तो ब्लैक भी तो इस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज भी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। अब वो प्रॉपर्टी करती क्या है? वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है। ठीक है, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या कह सकते हो जिसकी वजह से कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस रियलाइज करता है। ठीक है, जैसे अगर इसके पास चार्ज है और हमारे पास मान लो एक दूसरी बॉडी ये है, इसके पास भी चार्ज है, ठीक है, रिमोट के पास भी चार्ज है, तो रिमोट अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक फील्ड बना लेगा। तो अगर हम इसको लेकर आएंगे धीरे धीरे, तो अब ये रिमोट इसको या तो रिपल करेगा पेन को, या तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम इसको इंटर करा रहे हैं इसके फील्ड में, रिमोट के फील्ड में, ठीक है, तब क्या हो रहा है? तब इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। अब सोचो अगर इसके पास चार्ज नहीं होता, तो क्या ये बॉडी इस बॉडी को रिपल करती या अट्रैक्ट करती? नहीं करती। हाँ, अगर अट्रैक्ट करती तो यहाँ पे ये चार्ज वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता। तो आई होप ये चीज क्लियर हो। तो अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो वही चीज बिल्कुल मेंशन है यहाँ पे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जो भी अभी हमने बताया कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज को बेसिकली हम Q से डिनोट करते हैं, और वो रेस्ट में है, तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, वो यूनिफॉर्म मोशन, तो वो क्या करेगा चार्ज? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमने एक और बताया था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि अगर एक्सिलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा? तो एक्सिलरेटेड मोशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी का रेडिएशन भी होगा। ठीक है,
तो ये क्लियर हुई बात। अभी चार्ज के बारे में और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब जैसे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज रोल में आता कैसे है। तो चार्ज रोल में आता है जब हम किसी भी एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी एटम की न्यूट्रलिटी को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जैसे हमें ये पता है कि कोई अगर एटम है तो एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल होने का यह मतलब होता है कि इस पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इस पे क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, इस पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इस पे प्रोटॉन है, मतलब जितनी नेगेटिविटी उतनी पॉजिटिविटी। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक बॉडी ये ए है और एक दूसरी बॉडी ये बी है, और इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में रखकर रब करते हैं। तो रब करने पर क्या होगा, जिस एटम का, ठीक है, बेसिकली इसको एटम ही मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये एटम है। ठीक, तो अगर इन दोनों एटम को हम रब करेंगे तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होगा उसका इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरे पे चला जाएगा। तो हमने इस फिगर में क्या दिखाया, हमने ये दिखाया कि जब ए और बी एटम को हम रब कर रहे हैं तो उस केस में ए का एक इलेक्ट्रॉन टूटकर बी पे चला जा रहा है, मतलब ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो ए के साथ वीकली बाउंडेड था। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। ठीक है, पहले ये एटम था, तो एटम था तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पे चला गया तो ए पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इसीलिए हमने क्या राइट किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा सोचो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यहां पे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसी को माना जाता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेट हो जाएगा ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्टिव हो जाएगा कह सकते हो, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, या कह सकते हो कि ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है। और नेगेटिव चार्ज क्या बताएगा, नेगेटिव चार्ज बताएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है। तो चार्ज कैसे आया रोल में, जब हम किसी एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का मतलब कि ये जो चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, यही डिस्टर्ब हो जाए। तो देखो यहां पर भी डिस्टर्ब है, यहां पर भी डिस्टर्ब है, और किस तरह से डिस्टर्ब की गई है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस मेथड को फ्रिक्शन मेथड कहते हैं, मींस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं इसको। अब पॉजिटिव नेगेटिव रोल में आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में थोड़ी सी और बातें। ठीक है, तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज टू टाइप्स का है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को बताया था डुफॉग ने। ठीक है, डुफॉग ने क्या बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कि दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। टू टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन एक जो फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक चार्ज का नाम पॉजिटिव और दूसरे चार्ज का नाम नेगेटिव, मतलब इन्होंने नेमिंग किया था। बताया किसने था, बताया था डुफॉग ने। फ्रैंकलिन ने बस नेमिंग कर दिया था कि एक का नाम पॉजिटिव रहेगा दूसरे का नाम नेगेटिव रहेगा। अब इनके बिहेवियर को देखा गया। ठीक है, इनके बिहेवियर को देखा गया तो ये पाया गया कि जब चार्ज सिमिलर होते हैं, जब चार्ज सिमिलर होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, उनके बीच में रिपल्सन होता है। और जब चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं तो उनके बीच में एट्रैक्शन होता है। ठीक है, उनके बीच में एट्रैक्शन होता है। जैसे यहां पे फिगर में दिखाया गया है कि चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है,
तो अपोजिट हुआ ना, तो यहाँ पे देखो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों का नेचर सेम है, सिमिलर चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर भी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया कि चार्ज का सिंबल हम Q यूज करेंगे। चलो मान लो यहाँ पे Q1 और इसको हम Q2 से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इस वाले केस में देखें, Q1 और Q2 को अगर हम लें, Q1 और Q2 को अगर हम लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर हम Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब कि जीरो से लेस। तो यहाँ पे Q1 Q2 जब जीरो से लेस होगा, ठीक है, तो ये कहोगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या कहोगे, अट्रैक्शन हो रहा है। या अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ये कह सकते हो कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जीरो से लेस रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से रिपल्सन को हम क्या कह सकते हैं, या मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा और वो जीरो से ग्रेटर हो गया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर मान लो नेगेटिव और नेगेटिव को भी हम मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब जीरो से ग्रेटर। तो आई होप ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई। तो अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो अब हम, ठीक है, यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या हो सकता है। तो देखो चार्ज को सबसे पहले हम क्लास 10th में सुनते हैं, ठीक है, कहां पे, करंट के डेफिनेशन में, कि I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है। तो जरा यहां से Q का फार्मूला निकालो कि Q का फार्मूला क्या आएगा, Q का फार्मूला आएगा I इंटू टी। अब ये फार्मूला अगर आ गया तो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यहां से हमें यूनिट तो मिल गया ना, यूनिट ऑफ चार्ज हमें मिल गया कि एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अब इसी एम्पियर सेकेंड को कूलम कहा जाता है, इसी एम्पियर सेकेंड को कूलम कहा जाता है, और 1 एम्पियर सेकेंड 1 कूलम के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे कूलम भी क्या है, चार्ज का यूनिट है, और ये कौन सा यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट होता है। ठीक है, जो कूलम है वो चार्ज का एसआई यूनिट है। अब हम बात करते हैं इसके सीजीएस यूनिट की, इसके सीजीएस यूनिट की। तो इसके दो सीजीएस यूनिट होते हैं। पहला जो इसका सीजीएस यूनिट है वो होता है ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यहां से देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ईएसयू। तो अब हम यहाँ पे रिलेशन समझते हैं कि 1 ESU जो है वो कितने कूलम के बराबर होगा, क्योंकि कूलम के साथ हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि कूलम एक एसआई यूनिट है चार्ज का। तो 1 ESU जो होता है ये 1/3 इंटू 10⁹ कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब इसका एक दूसरा नाम भी है, इसके दो और नाम है। इसको हम लोग स्टैट कूलम भी कहते हैं, इसको हम स्टैट कूलम भी कहते हैं, और स्टैट कूलम भी कहते हैं, और इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रैंकलिन जो है बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम सीजीएस यूनिट डिस्कस कर रहे थे, और सीजीएस यूनिट के बारे में यहाँ पे हमने देखा कि ये दो यूनिट है। पहला नाम क्या है, ईएसयू है। ठीक है, पहला नाम ईएसयू है। अब इसके दूसरे वाले यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो दूसरा यूनिट है सीजीएस ही, ठीक है, वो है ईएमयू। ठीक है, अब खुद से सोचो कि ईएमयू का क्या मतलब हो सकता है। तो ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ
चार्ज। अब इसका भी कूलम के साथ हम रिलेशन देखते हैं। तो जो 1 EMU होता है, ठीक है, इसको इसको हम लोग 1 एब कूलम भी कहते हैं, 1 एब कूलम भी कहते हैं। और 1 एब कूलम का मतलब होता है 10 कूलम, ठीक है, 10 कूलम होता है। तो ये रिलेशन क्लियर हो गया EMU के साथ। अब यहाँ पर हो सकता हो एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं CGS यूनिट, और CGS यूनिट यहाँ पर बड़ी दिख रही है SI यूनिट से। अभी तक क्या होता था, हम ये मानते थे कि CGS यूनिट SI यूनिट से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस चीज को याद रखो कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि SI यूनिट है तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। CGS यूनिट भी कभी कभी बड़ा हो सकता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल अगर लें, एक और हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो जैसे करंट। तो करंट के अगर हम यूनिट की बात करें तो करंट का भी दो यूनिट, एक तरह से SI यूनिट एम्पियर होता है, SI यूनिट एम्पियर होता है। और जो CGS यूनिट होता है ना, CGS यूनिट बायोट होता है, बायोट, ठीक है। और दोनों में जो रिलेशन है, ठीक, कि 1 बायोट जो होता है, 1 बायोट ये 1 एब एम्पियर के बराबर होता है, 1 एब एम्पियर। एब एम्पियर भी एक तरह से CGS यूनिट ही है, और इसका मतलब कि ये 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर भी देखो अगेन वही चीज हुआ कि यहां पर भी जो CGS यूनिट है वो SI यूनिट से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि CGS यूनिट है तो छोटा होगा, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ESU और EMU क्लियर हो गया। अब दोनों में हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ESU एंड EMU। तो दोनों में रिलेशन बनाना कहां से शुरू करें, चलो ESU से स्टार्ट करते हैं। 1 ESU इज इक्वल्स टू, 1 ESU इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा, 1 ESU इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो हमने ये बताया कि 1/3 इंटू 10 पावर 9 कूलम, ठीक है। और अभी हमने ऊपर देखा कि 1, यहां से सोचो 1 कूलम जो है वो 1/10 EMU के बराबर हो जाएगा। 1 EMU 10 कूलम के बराबर है, ठीक है। तो 1 कूलम है वो 1/10, मतलब 1 कूलम, यहां से देख लो 1 कूलम जो है ये 1/10 EMU के इक्वल लिखा जा सकता है इसको। तो बस इसी कूलम के प्लेस पे, ठीक है, 1/10 EMU लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा EMU, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया ESU या EMU में। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज अपॉन ESU ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 10, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे आई होप यूनिट के बारे में चीजें क्लियर हो गई। और क्या था, डायमेंशनल फार्मूला भी हमें देखना था। तो डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यहीं पे देख लेते हैं। देखो, जैसे करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं A, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं T। तो ये AT क्या आ गया, AT आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। अब इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट कि हम लोग नॉर्मली चार्ज के किस यूनिट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, जब भी मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बैटरी चेक करते हो कि इसकी बैटरी जो है ये कम से कम 7000 6000 mAh की होनी चाहिए। तो वहां पर यूनिट क्या यूज कर रहे हो, mAh, दैट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज में हमने क्या बताया, हमने बताया कि सबसे पहले हम समझेंगे mAh का मतलब। तो m का क्या मतलब, m का मतलब होता है मिली, और a का क्या मतलब, a का मतलब है एम्पियर, और h का क्या मतलब, h का मतलब है आवर। तो यहाँ पर ये तो एक प्रीफिक्स है, ठीक है, मिली, इसका मतलब होता है 10 पावर -3, और एम्पियर ये यूनिट हो गया करंट का, और ये टाइम हो गया। तो एक तरह से ये जो एम्पियर आवर है
ठीक है, ये क्या चीज है, ये यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, यूनिट ऑफ चार्ज। और ये कैसा यूनिट, ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गया चार्ज का। ठीक है, और अगर हम देखें कि 1 एम्पियर आवर जो है ये कितने कूलम के बराबर होता है, तो इसको जरा कन्वर्ट करो, 1 एम्पियर और आवर को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो क्या लिखोगे बताओ, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3600 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड का ही मतलब क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 एम्पियर आवर इक्वल्स टू इतना आ गया। ठीक है, कि ये 3600 कूलम के बराबर होता है। लेकिन अगर हम मिली एम्पियर आवर की बात करें तो मिली का मतलब कि 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से 1 मिली एम्पियर आवर में 3.6 कूलम का चार्ज होता है। तो एक प्रैक्टिकल यूनिट तो इसका ये हो गया। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिकल यूनिट। अब और भी इसके प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं। एक दूसरा इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है फैराडे। ठीक है, फैराडे एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है चार्ज का। फैराडे का मतलब समझते हैं। फैराडे बेसिकली ठीक है चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो उसका चार्ज होता है। अच्छा, हमें ये भी पता यहाँ पे होना चाहिए कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इस पे कितना चार्ज होता है। तो अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। किस पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब हमें तो ये पता करना है ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो 1 मोल का क्या मतलब, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होता है 1 मोल का मतलब। 1 मोल बेसिकली एक क्वांटिटी को डिनोट करता है, एक फिक्स क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं ना 1 डजन, ठीक है, तो 1 डजन बनाना मतलब कितने बनाना, 12 बनाना। उसी तरह से अगर 1 मोल बनाना हम बोले तो 1 मोल का इतना मतलब होता है कि इतने बनाना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करें, हम इतने में 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 6.023 इंटू 10 पावर 23 और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 कूलम ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो 1 फैराडे होता है वो 96500 कूलम के इक्वल होता है। और फैराडे के बारे में एक और बात याद रखनी है कि इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फ्रैंकलिन, या जिसको हम लोग ESU कहते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड में। तो अब यूनिट के बारे में चीजें क्लियर हो गई। तो यूनिट क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, प्रॉपर्टीज को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ये कोई बॉडी है और इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं। ये बॉडी मान लो यहाँ पे एक सरफेस पे रखी हुई है। तो अब हमें नेट फोर्स बताओ, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से बता ले जाओ कि नेट फोर्स क्या होगा बॉडी पे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी ऐसे रखी हुई है। अब हम इधर से 10 कूलम का चार्ज दे रहे हैं और इधर से भी 10 कूलम का चार्ज दे रहे हैं। अब यहाँ पे नेट क्यू बताओ या नेट चार्ज बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सोच रहे हो तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा, ये नेट चार्ज यहाँ पे 20 कूलम आ जाएगा। अब ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया दोनों को, यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर लिया। तो ऐसा इसलिए किया गया है
क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स था यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगा। लेकिन जो चार्ज है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। मतलब हम लोग इसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। अगर 10 कूलम इधर से 10 कूलम इधर से, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, जैसे यहां से Q1 चार्ज दिया जा रहा है इस बॉडी को, यहां से Q2 चार्ज दिया जा रहा है, यहां से Q3 चार्ज दिया जा रहा है। जो Q नेट आया है इसको निकाल के लिए हमने तीनों को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अच्छा, तो हम पहले ये समझते हैं कि क्या चीज ट्रांसफरेबल नहीं होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये दो बॉडीज, एक रिमोट हमने लिया, एक पेन है। तो मान लो ये 100 ग्राम का है, ये रिमोट 100 ग्राम का और ये 10 ग्राम का है। तो अगर हमने इसको ऐसे टच करा दिया, ठीक है, तो क्या टच कराने से रिमोट का मास निकलकर पेन में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मास ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन अगर रिमोट पे, ठीक है, रिमोट पे मान लो, रिमोट की जगह हम एक बॉल मान लेते हैं, ठीक है, इस पे मान लो चार्ज है, कितना चार्ज है, 100 कूलम का चार्ज, इस पे 100 कूलम का चार्ज है। और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी मान लो B है, और इस बॉडी पे केवल 10 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पे जब हम दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, तो इससे जरूर कुछ चार्ज निकलकर इधर जाएगा, ठीक है, या इससे भी चार्ज निकलकर इस पे जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर एक, वैसे तो यहाँ पर हमने दोनों ही एग्जांपल किसके लिए, चार्ज बॉडी के लिए, लेकिन ऐसे सिंपली इसको समझो कि एक बॉडी पे चार्ज है, एक बॉडी चार्ज बॉडी है और दूसरी बॉडी अनचार्ज बॉडी है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये बॉडी चार्ज्ड है और ये बॉडी अनचार्ज्ड है, और अगर हम इसको इससे टच कराएं या इसके कांटेक्ट में लेकर जाएं तो क्या होगा, तो इस पे भी चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों आइडेंटिकल हुए ना, आइडेंटिकल का मतलब कि अगर शेप और साइज बिल्कुल बराबर रहा, तो अगर इनिशियली इस पे 10 कूलम का चार्ज रहेगा तो बाद में जब ट्रांसफर हो जाएगा तो 5 कूलम इस पे आ जाएगा, 5 कूलम इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे समझनी थी, हमें ये प्रॉपर्टी समझनी थी कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक, मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, चार्ज है तो मास जरूर रहा होगा। चार्ज का प्रेजेंट, ठीक है, या चार्ज का प्रेजेंस मास होने की गारंटी देता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ऐसा पर्सन जरूर देखे हो, ठीक है, जिसके दोनों हाथ नहीं है। जैसे मान लो शोले में ठाकुर को देखे हो, उसके पास दोनों हाथ नहीं थे, तो इसका मतलब वो पर्सन विदाउट हैंड एग्जिस्ट कर सकता है, मींस बॉडी कैन एग्जिस्ट विदाउट हैंड। ठीक है, लेकिन ऐसा हाथ नहीं ना देखो जो बिना बॉडी के चल रहा है, इसका मतलब हैंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बॉडी। ठीक है, बिल्कुल इसी से रिलेट करके समझो। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अभी इस पेन के पास चार्ज नहीं है मान लो, तो मास तो है ना, इसका मतलब मास इज एग्जिस्टिंग। ठीक है, चार्ज नहीं है तब भी मास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि इस पे चार्ज है तो गारंटी है कि मास जरूर होगा। ठीक है, मतलब चार्ज का होना ये बताएगा कि मास भी जरूर होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। या ऐसे कह सकते हो कि अगर कहीं पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे उसके साथ मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना स्टार्टिंग में, जब हम एग्जांपल दे रहे थे न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, वहां पे डिस्टर्ब की गई थी, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम पे गया था।
तो अगर इलेक्ट्रॉन गया था मतलब चार्ज गया, मतलब मास भी गया होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। अब इससे पहले क्लासेस में, ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट सुनने को मिला होगा कि एनर्जी इज कंजर्व। तो अगर थोड़ा सा याद हो तो वहां पर यह बताया जाता था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से चार्ज को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, केवल चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको एक एग्जांपल से और हम समझते हैं। जैसे मान लो अगर अगर यहाँ पर ये कोई अलग दुनिया है और इसमें केवल 3 बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ए, बी और सी, और इन पे कुछ चार्ज है। मान लो ए पे चार्ज है 10 कूलम, बी पे चार्ज है 5 कूलम और सी पे चार्ज है 3 कूलम। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, एक 10 साल बाद क्या होता है? मान लो 10 साल बाद कोई डिस्टरबेंस आया। ठीक है, तो कोई डिस्टरबेंस आया तो हुआ क्या? हुआ ये कि ए पर जो चार्ज, ठीक है, ए पे जो चार्ज अभी पहले मतलब 10 था, ये 8 कूलम हो गया, और बी पर जो चार्ज हो गया ये भी 8 कूलम हो गया। तो बताओ सी पे कितना चार्ज आया होगा? सी पे कितना चार्ज आया होगा? तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि सी पे 2 कूलम का चार्ज आया होगा। अब ये हमने आंसर कैसे बता दिया? ठीक है, हमने आंसर ऐसे यहाँ पर बताया कि पहले कितना चार्ज था। देखो 10 + 5 + 3, पहले 18 कूलम का चार्ज था। तो चार्ज कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि उस सिस्टम का किसी और से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वो अकेला रहे, आइसोलेटेड का ये मतलब है। तो ये सिस्टम बिल्कुल अकेला था, किसी से कोई लेना देना नहीं, अंदर ही कुछ डिस्टरबेंस हुआ, ये सब टकराए इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी 18 कूलम का चार्ज था, तो बाद में भी 18 कूलम का ही चार्ज रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8 कूलम, यहाँ पर भी 8 कूलम, 16 हो गया, +2 यहाँ पर भी कितना हो गया? 18 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया गया है। जैसे यहाँ पे एक यूरेनियम है, यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल निकला है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे थोरियम बना है। ठीक है, तो अगर हम पहले देखें कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 92 थे, 92 इलेक्ट्रॉन्स थे, या चार्ज कितना है? 92। अच्छा, बाद में भी देखो यहाँ पे 90 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो बाद में भी तो 92 है, बाद में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 92 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व रहता है। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और एग्जांपल लिए गए हैं। पहला एग्जांपल इसका है पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन के केस में क्या होता है? इसमें एक गामा रेज का मतलब कि यहाँ पर एक फोटोन, ठीक है, फोटोन, इस ये लाइट का पैकेट होता है, इसको एच न्यू से हम डिनोट करते हैं इसकी एनर्जी को। तो ये फोटोन जो है या जो गामा रेज है, ये न्यूक्लियस से टकराया, और न्यूक्लियस से टकराने के बाद ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, अब ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो गामा था, पहले गामा रेज था मतलब फोटोन था, और बाद में क्या बना दिया? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो चार्ज क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अगर इसको बहुत ध्यान से देखो और सोचो तो चार्ज यहाँ पर क्रिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, पहले भी जो नेट चार्ज था वो क्या था? जो नेट चार्ज था पहले वो क्या था? वो 0 था। और अभी भी अगर देखो तो जो नेट चार्ज है वो क्या है? 0। क्योंकि पॉजिट्रॉन पे +e का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -e का चार्ज होता है। दोनों को प्लस करो, अगेन 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अगला एग्जांपल एनिहिलेशन है। एनिहिलेशन जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे गामा रेज न्यूक्लियस से टकराकर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही थी, यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा मत सोचना कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखो तो पहले जो नेट चार्ज है, ठीक है, मतलब पॉजिट्रॉन पे +e का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे -e का चार्ज, मतलब टोटल चार्ज कितना है? 0। और बाद में जब ये फोटोन में कन्वर्ट हो गया
तब भी इसका चार्ज कितना है, 0। ठीक, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता था कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या है, चार्ज इज कंजर्व का ये मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो कंजर्व रहना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी ये है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास का एग्जांपल लेते हैं और इसको समझाते हैं। देखो, मास के बारे में क्या सोचते हो कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? मास वेलोसिटी नहीं करता है। तो अगर सोचोगे तो कभी लगेगा कि करता नहीं है। ठीक है, मास वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैसे करेगा? जैसे मान लो अगर ये पेन 1 किलो का है, 1 केजी का पेन है और ये दौड़ने लगे पेन, तो क्या ये 1 केजी से 2 केजी हो जाएगा या 1 केजी से हाफ केजी हो जाएगा? तो ऐसा तो नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मास का अगर हम वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी देखें तो इसके दो केस हो सकते हैं। पहला, अगर अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम रहे, ठीक है, तो हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मास जो है वो चेंज नहीं होता, मींस डज नॉट चेंज। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव हो जाए, मतलब लगभग उसके बराबर हो जाए, तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो जो मास होता है वो चेंज होता है। ठीक है, मतलब मास यहाँ पे चेंज होगा, मास चेंजेस। और किस तरह से चेंज होता है? होता यह है कि वेलोसिटी बढ़ने पर, ठीक है, मास बढ़ता है। ये किसने बताया था? ये आइंस्टाइन ने बताया था। और आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि जो मास ऑफ अ बॉडी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, बट आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और उसके लिए उन्होंने फार्मूला भी दिया था, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फार्मूला इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे जो एम नॉट है, एम नॉट क्या चीज है? एम नॉट इनिशियल मास है, एम नॉट बॉडी का इनिशियल मास है। वी क्या है? वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और यहाँ पे सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और इसका वैल्यू पता होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गए। ठीक है, हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी पे हम आए? कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बट हमने एक्सप्लेन क्या किया? मास। और हमने क्या एक्सप्लेन किया इसमें? कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो आंसर ये होगा कि डिपेंड करता है, लेकिन कब करता है? जब उस बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर हो जाए। ठीक है, तब करता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी बॉडी को, ठीक है, जिनकी स्पीड बहुत कम होती है लाइट की स्पीड से, इनको हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं। और ऐसे को हम लोग रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका मतलब रिलेटिविस्टिक के लिए डिपेंड करता है मास वेलोसिटी पे, और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए डिपेंड नहीं करता है। अब चार्ज पे आते हैं। ठीक है, अब चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो चार्ज जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी व्हाट एवर द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, व्हाट एवर द वेलोसिटी, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, मास को हमने इसलिए एक्सप्लेन किया जिससे थोड़ी सी चीजें फील हो जाएं। ठीक है, कि मास जो है वो डिपेंड करता है, मतलब मास इज वेरिएंस, बट जो चार्ज है वो क्या है? वो इनवेरिएंट है। मतलब चार्ज, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी कितनी भी ज्यादा हो, या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएंट। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब इसी में एक टर्म आता है, ठीक है, और उस टर्म का नाम है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, इसको समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, नीट में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q/m।
इसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्यू क्या चीज है? क्यू है चार्ज ऑन दैट बॉडी, चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ द बॉडी, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। और एम जो है, एम उस पार्टिकल का मास है, मास ऑफ द बॉडी और पार्टिकल, ठीक है। और इस रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो अब इसके बारे में बताओ। हमने तो कह दिया कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, लेकिन जरा सोचो स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, मास वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें मास तो आ गया। तो इसका ये मतलब कि यहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अगर मान लो रिलेटिविस्टिक है, अगर रिलेटिविस्टिक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। और अगर मास बढ़ेगा तो जो स्पेसिफिक चार्ज है या Q बाई एम है वो घटेगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या होगा? ये घटेगा, इसको याद रखना, ठीक है। और नॉन रिलेटिविस्टिक की अगर हम बात करें, नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं होती है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर चार्ज जो है उसकी स्पीड 0 है, मतलब चार्ज रेस्ट पे है, तो वो क्या बनाएगा? वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। अगर वो मोशन में है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन कोई रेडिएशन नहीं होगा, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वो टाइम के साथ बदलती रहे वेलोसिटी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा और एनर्जी रेडिएट होगी। और किसके फॉर्म में रेडिएट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है। अब हम अगली प्रॉपर्टी भी देखते हैं। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया, मतलब मान लो कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, या इस एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो ये हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है, अंदर इसके कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको हम चार्ज दें, तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज क्या होगा? इसके सरफेस पे फैल जाएगा, ठीक है। तो उसके सरफेस पे ये चार्ज फैल गया। अब दूसरा एग्जांपल, अब दूसरे एग्जांपल में हम एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, और ये भी स्फीयर जो है कंडक्टिंग है, ठीक है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर ही है। अब हम क्या करते हैं? अब हम चार्ज को एक इंजेक्शन में भरते हैं, ठीक है, और चार्ज को इंजेक्शन में भर के इसके अंदर इंजेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? ये सॉलिड है ना। तो अगर हम चार्ज को इसके अंदर इंजेक्ट करें, तो सोचो अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहे हैं, तो जैसे 2-4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे, उसके बाद क्या होगा? इनके बीच रिपल्सन होगा, क्योंकि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इनके बीच जब रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिससे इनका सिस्टम स्टेबल रहे। तो दूर जाएंगे तो ज्यादा दूर कहां तक जा सकते हैं? सरफेस पर जा सकते हैं। तो ये सरफेस पर जाकर रिसाइड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। हमने चार्ज को इंजेक्ट कहां किया था? सेंटर में। लेकिन हुआ क्या? चार्ज स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या जो रिपल्सन हो रहा था उसको कम करने के लिए सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब चार्ज अंदर इकट्ठा नहीं होंगे। अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट समझो। मान लो अगर इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं। हाँ, ये हॉलो जरूर है, ये सॉलिड है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि दोनों में ज्यादा चार्ज कौन स्टोर करेगा, या कौन ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है, ठीक है, बता सकते हो? तो देखो यहाँ पे सोचना कैसे।
चार्ज स्टोर कहां पे होता है? सरफेस पे। और अगर दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का सरफेस एरिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज को स्टोर करेंगे। ठीक है, ये मैटर करेगा ही नहीं कि एक हॉलो है और दूसरा क्या है? सॉलिड है, क्योंकि चार्ज का नेचर ही है सरफेस पे फैलना, तो सरफेस एरिया मैटर करता है। और एक चीज और याद रखना है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, जिसका सरफेस एरिया कम वो कम चार्ज को स्टोर करेगा। अब इसमें चलो दो एग्जांपल हो गए। अब इन दोनों एग्जांपल से ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा इससे। मान लो हमने एक सोप बबल लिया, ठीक है, ये एक सोप बबल है और अब हम क्या करते हैं, अब इस सोप बबल को हम चार्ज करते हैं। चलो मान लो इसको हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बताओ कि इसका जो रेडियस होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, या कोई चेंज नहीं आएगा? तो सोचो, यहां पर सोचना स्टार्ट करो तो क्या आएगा समझ में कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके सरफेस से फैल जाएंगे। तो अगर नेगेटिव चार्ज सरफेस पे फैल जाएंगे तब भी तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, और यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए चार्ज और ज्यादा दूर होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर इसको हम चार्ज दें किसी सोप बबल को तो ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, मतलब रेडियस इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या रेडियस इंक्रीज नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि ये क्या थे? ये एक तरह से मेटल थे या कंडक्टर थे। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड बबल है ना, तो लिक्विड बबल एक्सपेंड कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, ये प्रॉपर्टी। अब अब यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। अब इसमें इसमें मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म सरफेस है, ऐसे मान लो एक अच्छा सा सरफेस है, एक यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस है। तो जब हम किसी यूनिफॉर्म सरफेस को चार्ज करते हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या रहता है? वो यूनिफॉर्म रहता है। इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा इसी का केस सोचो कि मान लो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस है ये ऐसे दिया हुआ, तो ये तो यूनिफॉर्म सरफेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ये रहता है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ठीक, वहां पर चार्ज की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। और जब यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो हमें ये पता है, और अगर नहीं पता है तो ये याद रख लो कि जो अर्थ का वोल्टेज होता है वो लो रहता है या जीरो पोटेंशियल माना जाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ना, अब ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो कर जाएगी, और इसी को हम लीकिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई शार्प पॉइंट होगा, जब कोई शार्प पॉइंट होगा मतलब उसका रेडियस क्या रहेगा? कम रहेगा, तो वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वहां पे हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और हाई वोल्टेज से चार्ज लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम अच्छे समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्वांटाइजेशन वर्ड यहां पर यूज है। तो क्वांटा का जो मतलब होता है, ठीक है, क्वांटा का जो मतलब होता है वो होता है सबसे छोटा पैकेट। क्वांटा का मतलब सबसे छोटा पैकेट। तो यहां पे हम किसके सबसे छोटे पैकेट की बात करने जा रहे हैं? चार्ज के सबसे छोटे पैकेट की बात करने जा रहे हैं। तो जो चार्ज का सबसे छोटा पैकेट होता है ना, वो होता है चार्ज
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज का सबसे छोटा पैकेट है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे छोटे पैकेट का मतलब, सबसे छोटे पैकेट का मतलब हुआ कि इससे कम क्वांटिटी में किसी को चार्ज नहीं मिल सकता, इससे कम क्वांटिटी में किसी को चार्ज नहीं मिल सकता। जैसे मैं एग्जांपल दें, मान लो दुकान पे गए, ठीक है, अंडे की दुकान पे गए, और अंडे की दुकान पर जाकर कह रहे हो कि हमको आधा अंडा चाहिए, तो क्या दुकानदार आधा अंडा देगा? ठीक है, नहीं देगा उस सिचुएशन में, क्योंकि जो अंडे का जो क्वांटा है वो एक से ही स्टार्ट है, या तो वो एक देगा, या तो दो, या तो तीन, इस तरह से। ठीक है, लेकिन वो कभी भी आधा नहीं देगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो यही यहाँ पे क्वांटाइजेशन होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे एक और बात समझते हैं कि किसी भी बॉडी पे, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग चार्ज हो सकता है, किसी भी बॉडी पे जो एग्जिस्टिंग चार्ज होता है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे, ऑन एनी बॉडी, ठीक, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मीन्स एग्जिस्टेड चार्ज, वो क्या होगा, इज इंटीग्रल मल्टीपल, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी पे या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो तीन इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर हम ये बोलें कि इस बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि बॉडी पे जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला निकल कर आता है, वो फार्मूला है Q इक्वल्स टू NE। और यहाँ पे n का मतलब, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हम इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया, क्वांटाइजेशन का मतलब भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल कंडीशन आता है, वो कंडीशन है क्वार्क का। ठीक है, क्वार्क माना जाता है कि जो क्वार्क पे चार्ज होता है ये फ्रैक्शनल होता है, मतलब E/3 होता है या 2E/3 होता है। तो अगर इसको देखो तो ये फ्रैक्शन में, मतलब ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से छोटा वैल्यू है। ठीक है, लेकिन क्वार्क की प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिपेंडेंटली या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इसको और समझते हैं, यहाँ पे ये जो -E/3 हमने लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग डाउन क्वार्क कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाउन क्वार्क। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं अप क्वार्क, ये होता है अप क्वार्क। वैसे क्वार्क के तो और भी टाइप हैं, लेकिन हमें केवल डाउन क्वार्क और अप क्वार्क के बारे में समझना है थोड़ा सा, क्योंकि जो डाउन क्वार्क और अप क्वार्क होते हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाते हैं। ठीक है, जैसे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन दो अप क्वार्क प्लस वन डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, दो अप क्वार्क प्लस वन डाउन क्वार्क। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, दो अप क्वार्क का मतलब कि 2E/3 प्लस 2E/3, दो अप क्वार्क हो गए, और एक डाउन क्वार्क है, तो एक डाउन क्वार्क है मतलब -E/3, क्योंकि जो डाउन क्वार्क होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 2 4 -1 3, तो 3E/3 आ जाएगा। मतलब जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो E होता है। तो ये हमें याद रखना है कि जो प्रोटॉन होता है वो दो अप क्वार्क से मिलकर बनता है और एक डाउन क्वार्क से। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है ये दो डाउन
वन अप क्वार्क से मिलकर बनता है। कैसे? जैसे 2 डाउन का मतलब -e/3 -e/3 और एक अप है मतलब +2e/3। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया चार्ज, 0। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, 0 है और ई है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना। ठीक है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन हम पढ़ा रहे थे, हमने बताया कि जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में वो क्या है, वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसके बाद हम आ गए क्वार्क पे। ठीक है, क्योंकि क्वार्क का जो वैल्यू है वो देखने में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा है, और है भी छोटा, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए जो क्वांटा ऑफ चार्ज है वो अभी भी किसको माना जाता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें मनी के सबसे छोटे क्वांटे की, मतलब मनी का सबसे छोटा पैकेट क्या है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है 1 रुपए। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, तो जितना भी पैसा पॉकेट में है वो 1 रुपए का मल्टीपल है। इस बात से एग्री कर जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि जितना भी पैसा आपके पॉकेट में है वो 2 रुपए का मल्टीपल है, तो क्या इस बात से एग्री करोगे? नहीं, हो सकता हो 11 रुपए रखे हो। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है कि अगर 1 रुपए का मल्टीपल बोलेंगे तो बात करेक्ट है, 2 रुपए का मल्टीपल बोलेंगे तो बात इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मनी का सबसे छोटा क्वांटा है वो क्या है, 1 रुपीज है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1 पैसे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, 1 पैसे का भी एग्जिस्टेंस है, 50 पैसे का भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो केवल बैंक अकाउंट में एग्जिस्ट करता है डिजिटली, मतलब फ्रीली एग्जिस्टेंस उसका भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई द क्वांटा ऑफ मनी इज 1 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल उसी चीज को यहाँ पर पैसे को क्वार्क से और 1 रुपए को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिलेट करके समझ सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अच्छा, कौन सी चीज क्वांटाइज्ड नहीं होती है? तो जैसे मास क्वांटाइज्ड नहीं है। ठीक है, मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है। अभी आगे और भी हम देखेंगे इससे रिलेटेड जब कंपैरिजन बताएंगे दोनों का। ठीक है, तो यहां तक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी जो लेक्चर है ना ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं और अच्छे से प्रॉपर्टीज का रिवीजन कर लेना, जिससे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना। थैंक यू वेरी मच।